हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज़। आज जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरीज एंड प्रैक्टिस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसका सिलेबस और उसमें एग्जामिनेशन में क्या क्या आने वाला है। पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत पार्ट 1 और 2, जो कि सेमेस्टर 1, जिस किसी स्टूडेंट को ये सेमेस्टर 1 में मिला है, किसी स्टूडेंट को ये सेमेस्टर 2 में मिला है। लेकिन ये एक पेपर है, कंपलसरी पेपर है। लगभग सभी स्टूडेंट के पास ये पेपर होगा जिन्होंने बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। ये पेपर जो है एनसी वेब, एसओएल और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट सभी के लिए कॉमन पेपर होता है और सभी इस पेपर को पढ़ते हैं। तो इस पेपर में हम बेसिकली जो है सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे सिलेबस क्या है इस पेपर में। तो सिलेबस में अगर हम देखें तो इस पेपर में बेसिकली 4-5 यूनिट है। जो फर्स्ट यूनिट में जो इम्पोर्टेंट है वो सिलेबस में अगर देखें वो ये है कि इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का एक परिचय। तो जिसमें हमें बेसिकली देखना है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन की जो बहु अनुशासनात्मक प्रकृति है उसके बारे में बताना है। फिर उसके जो कार्य क्षेत्र है, महत्व है, इनके बारे में बताना है। इसी के साथ साथ हमें इसमें जो सेकंड यूनिट में अगर हम देखेंगे तो सेकंड यूनिट में बेसिकली इकोसिस्टम इकोसिस्टम बेस्ड है। तो ये इकोसिस्टम वाली जो यूनिट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस यूनिट से 100% शॉर्ट्स क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली हम जो है जो इकोसिस्टम है वो उसको उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, कैसे इसको डिफाइन किया गया है, स्ट्रक्चर क्या होता है इकोसिस्टम का, ये देखेंगे। इसमें जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में फिर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर इसमें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आ गया, टाइप ऑफ इकोसिस्टम है एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इस ये पूरा इकोसिस्टम वाला जो इकोसिस्टम वाली यूनिट है, यूनिट 2, ये 100% लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन और डायग्राम और पिक्चर वाला ये पक्का आएगा। ठीक है, इस यूनिट को मैं आगे फुल डिस्क्राइब करूंगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और इसको आपको कैसे करना है। थर्ड यूनिट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की है। नेचुरल रिसोर्सेज में आप सब जानते हैं जैसे कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर, एनर्जी एंड फिर इसमें हम कुछ केस स्टडीज़ पढ़ेंगे। जो केस स्टडीज़ जो है जैसे कि गंगा प्लान हो गया, नेचुरल सोलर मिशन है, फिर इसके अलावा रिवर वगैरह है। तो ये सब चीज़ देखेंगे हम इसमें। और उसके बाद है यूनिट 4 जो है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन 90% है लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कौन कौन से, वाटर है, एयर है, सॉइल है, थर्मल, जो भी पोल्यूशंस हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर हजार्डियस है, ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्क कैसे है, इससे भी लगभग इसका भी शायद क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये बेसिकली हमें जो यूनिट 4 है उसमें जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी केस स्टडी है, जैसे गंगा एक्शन प्लान है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। दिल्ली एयर पोल्यूशन को भी पिछले साल आ चुका है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये पाँच छः केस स्टडी है। इनके बारे में पिछले जितने भी एग्ज़ाम है, किसी न किसी एग्ज़ाम में एक ना एक बार जरूर रिपीट हुआ है। किसी में गंगा एक्शन प्लान आया है, किसी में दिल्ली आया है, किसी में भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह आया है। तो हमें ये पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है ये भी पूरा एक बार देखना होगा कि इसमें बेसिकली आता क्या क्या है। तो ये केस स्टडी, तो बेसिकली ये आपका सिलेबस रहेगा। और अभी जो मैं आपके सामने फर्स्टली बताने वाला हूँ वो है जो है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न जो है एनवायरमेंटल साइंस का और सिलेबस से, जो थियोरी वाले हमारे पेपर होते हैं, जो नॉर्मल पेपर होते हैं, उनसे बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इस पेपर में क्या स्ट्रक्चर रहेगा पेपर का, वो थोड़ा डिफरेंट है। और वो किस तरीके डिफरेंट है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में है और सेमेस्टर 2 में है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका सेमेस्टर 1 में इन्वायरमेंटल साइंस मिला हुआ है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको इन्वायरमेंटल साइंस जो है सेकंड सेमेस्टर में मिला हुआ है। ये एईसी पेपर है। एईसी पेपर मीन्स एईसी पेपर जो है वो होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। तो ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो है, इसमें जिन स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है उनको ही फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है।
और जिन स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर मिला उनको सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़ना है। तो आप जैसे देख रहे हैं इस पे पेपर जो यूनिक कोड है, आप अपने एडमिट कार्ड पे देखेंगे तो सेम यही कोड आपके पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। ये जस्ट इससे पिछले हुए पेपर का ही है। तो इसमें ड्यूरेशंस है, जो टाइमिंग है दोनों के लिए अलग है। रेगुलर स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट फॉर ऑफ रेगुलर कोर्सेज, जो रेगुलर कोर्सेज है, ठीक है, उनके लिए टाइमिंग यानी कि ड्यूरेशन अलग होता है, उनके लिए मार्क्स का सिस्टम भी अलग है, ठीक है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए जो ड्यूरेशन है वो है 1 hour 45 minute, और उनके लिए ये पार्ट 2 में होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 50 मार्क्स है। इसके अलावा जो हम देखेंगे एसओएल के लिए ये पार्ट 3 में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, लेकिन रेगुलर वालों के लिए पार्ट 1 और पार्ट बी, ए और बी ही होता है, क्योंकि इनका 50 मार्क्स का है सिर्फ। इसके अलावा अगर हम ड्यूरेशन बात करें, इनकी टाइमिंग की बात करें एसओएल स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए 2.5 घंटे यानी कि 2 hour 30 minute का टाइमिंग दिया होता है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो पार्ट ए के लिए 1 hour है, पार्ट बी के लिए 45 मिनट है, एंड पार्ट सी के लिए 45 मिनट है फॉर एसओएल स्टूडेंट ओनली। सिर्फ जो एसओएल के स्टूडेंट है उनके लिए ये टाइमिंग है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए 1 hour 45 minute का टाइमिंग दिया होता है। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाली हुई है जिसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, एग्जाम में जाने से पहले क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, एग्जाम में जाने के बाद क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, आपको वो दोनों चीज़ देख लेनी है। तो सबसे पहले आपको जो है एग्जाम शुरू करने से पहले ये चीज़ ध्यान दे लेनी है कि आप जो है इन इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले पढ़ लें। आपके 2-4 मिनट लगेंगे सिर्फ, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी है इनको फॉलो करना। जैसे कि रोल नंबर आपको लिखना है, पहली बात हो गया, रोल नंबर हो गया। सेकंड है कि रेगुलर स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन अलग होती है और एसओएल स्टूडेंट के लिए अलग, क्योंकि पेपर कॉमन है सबका, तो एक ही पेपर बनता है सेम डे। अगर रेगुलर वालों का भी सेम डे हो रहा है एंड एसओएल वालों का भी सेम डे हो रहा है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, तो एक ही पेपर बनेगा, और उसमें सिर्फ ये क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग अलग दे दी जाती है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये लाइन पढ़ना भूल जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 इज जो है पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट ए इज अ कंपलसरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है, पार्ट ए से का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये रहता है कि हमें इंग्लिश में मिली है ये बुक, जो ये इन्वायरमेंटल साइंस वाली बुक है, ये इंग्लिश में मिली है, हिंदी में नहीं मिली, क्योंकि इनका मीडियम हिंदी था, लेकिन अवेलेबल उस टाइम पे जो है इंग्लिश वाली बुक थी। तो ज़्यादातर जो बुक्स मिली हैं तो उसमें इंग्लिश की बुक दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन पेपर में भी सीधे सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, एंड बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर, यानी कि एक ही मीडियम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ क्वेश्चंस जो है हिंदी में लिख दिए, कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इंग्लिश में लिख दिया। आपको एक ही लैंग्वेज यूज करनी है। अगर आपने शुरुआत इंग्लिश मीडियम से की है, इंग्लिश लैंग्वेज से की है, तो आप शुरुआत से लेके एंड तक इंग्लिश में ही पेपर लिखें, और उसके बाद आप हिंदी में पेपर लिखें, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। इंस्ट्रक्शंस के बाद में जो पेपर का जो पैटर्न, जो पिछले साल जो पेपर आया है, उस पेपर को मैं आपके सामने थोड़ा सा एक बार जस्ट एज अ एग्जाम्पल के तौर पर, फिर उसके बाद में सीधा आपको यूनिट पे ले जाऊंगा और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान से पढ़नी है। ये पार्ट ए है और इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी attempt any 2 question out of the remaining 3 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट ए में 3 क्वेश्चन है। हो सकता है ये आपके जब लिख रहे हो, मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ, 100% यही लिखा है ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांस यही है। जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसी तरीके से अगला ईयर का जो न्यू जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होता है वैसे ही उसका भी सेम वैसे इसी तरीके से पेपर बनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, शेष 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है आपको ये ध्यान देना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 10 नंबर का है,
ठीक है, 5-5 नंबर में इसको डिवाइड किया गया है। तो 5-5 नंबर में जो इसको डिवाइड किया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कुछ पेपर में आपको वर्डिंग दे दी जाएगी। वर्डिंग को आपको जैसे कि उसमें दे दिया जाएगा नॉन लिविंग एलिमेंट, तो नॉन लिविंग एलिमेंट के ऊपर आपको 25 वर्ड, 10 वर्ड, 20 वर्ड लिखने होंगे। और यह आ सकता है राइट रॉन्ग, ठीक है, या एमसीक्यू टाइप आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे कि जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन ये रिक्त स्थान भरें। उसके बाद इसमें जो दूसरा पैटर्न है वो है ट्रू एंड फॉल्स का, यानी कि राइट रॉन्ग का, ठीक है। तो आपको इसमें ये करना है। तो 5 मार्क्स का वो हो गया था, 5 मार्क्स का ये, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैं जब करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ये जस्ट एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद जिस तरह की आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट 100% आते हैं, जैसे कि अभी बात कर रहा था मैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी की, अपीको मोमेंट की, ठीक है, और खाड़ियाँ जो होती हैं उनको, तो किसी भी तरीके से ये आ सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। और जो सबसे मेन है इस बार वो है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, ठीक है, और उन सिचुएशंस को में आपको सॉल्व करना है। जैसे जस्ट एन एग्जांपल में अगर मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि परीक्षा के बाद रमन और उसके दोस्त के पास एक पार्क में एक छोटी सी मुलाकात के लिए जाते हैं। वो अपने साथ एल्यूमिनियम पन्नी में लपेटे हुए पका हुआ भोजन, पेपर प्लेट, लकड़ी के चम्मच, पानी की बोतल, पेपर बोतलें, प्लास्टिक के रैपर में चॉकलेट और चिप्स, जो भी सामान होता है, कुछ जूस वगैरह ले जाते हैं, ठीक है। खाना खत्म होने के बाद करने के बाद उन्हें बचा हुआ खाना और अन्य सामग्री इकट्ठा की और पास के कूड़ेदान में डालने चले गए। पार्क में नीले और हरे रंग के कूड़ेदान थे, ठीक है। चूंकि वे इस बात को लेकर असमंजस में थे कि कौन सा कचरा किस कूड़ेदान में डाले, इसीलिए इसीलिए उन्होंने इसे जलाकर निपटाने का फैसला किया। तो इसमें एक सिचुएशन दी गई है। इसमें जो है रमन और उसका जो दोस्त है वो पार्क में मुलाकात के लिए जाते हैं। वो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले जाते हैं, बोतल, ठीक है, रैपर वगैरह ये, और जूस वगैरह की बोतल वगैरह, ये सब चीज़ लेके जाते हैं। और उसके बाद उनको जो है खाना जब ख़त्म हो जाता है, देन उसके बाद उनको दिखता है कि एक नीले रंग का बॉक्स रखा हुआ है और एक ब्लू रंग का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नीले रंग के बॉक्स में कौन सा कूड़ा डालते हो और हरे रंग के बॉक्स में कौन सा कूड़ा डालते हैं। तो ये आपसे देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल आपको इसको जवाब देना बिल्कुल सही तरीके से। जैसे कि आपकी राय में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपकी राय में क्या प्लास्टिक जलाना अपशिष्ट निपटाने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक जलाने से क्या होता है, पर्यावरण में जो है प्रदूषण फैलता है। और उसका कारण बताइए, कारण आपको बता देना है। पार्क में रमन और उसके दोस्तों द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के कचरों को अलग करने के लिए एक उचित विधि का, आपको उचित विधि कौन सी तैयार करनी है? जो गीला जो है उसको अलग कर ले, सूखे को अलग कर ले, ठीक है, प्लास्टिक को अलग कर ले, कागज को अलग कर ले। तो ये एक तरीका आपको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो थर्ड है वो है, रमन और उसके दोस्त को उपलब्ध कचरे को अलग करने के बाद क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, जब रमन और उसके दोस्त दोनों कचरों को अलग कर लेंगे तो जो ब्लू बॉक्स में डलने वाला कचरा है, यानी कि नीले रंग बॉक्स वाले में, तो उसको नीले बॉक्स में डालेंगे, जो हरे बॉक्स में डालने वाला है उसको हरे बॉक्स में डालेंगे। वही आपको इसमें बताना है। एंड द लास्ट वन इज कि अगर पार्क में हर कोई कचरे को फेंकने के लिए एक ही तरीके का पालन करेगा तो यह शहर और देश को कैसे प्रभावित करेगा? जाहिर सी बात है, अगर एक ही जगह पर सारा कचरा डाल दिया जाएगा तो इससे पूरा का पूरा जो सिस्टम है प्रभावित होगा और कूड़े के ढेर लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें पूरा आपको बताना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। तो फिर इसके अलावा जो है पर्यावरण दिवस के सेम जैसे वो मैंने क्वेश्चन बताया उसी तरीके से ये एक क्वेश्चन और है, जो कि आपको पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम में ओजोन परत और इसकी सुरक्षा पर बात करने के लिए चुना गया है। निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए एक छोटा भाषण तैयार करें, एक डिबेट,
ठीक है। जैसे कि ओजोन, इसमें आपको क्या क्या बताना है, जैसे कि ओजोन कमी के प्रमुख कारण क्या है, कि ओजोन की प्रमुख कमी कारण क्या है। तो आपने अगर ओजोन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, ये पर्यावरण वाला ये पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आप इजीली बता पाएंगे कि ओजोन कमी क्या है। ठीक है, पर्यावरण को कैसे क्षति पहुंचती है और इसके 3 कारण बताने हैं। ठीक है, इसके बाद है व्यक्तियों को ओजोन कमी करने वाले पदार्थों के व्यक्तिगत खपत को कैसे कम किया जा सकता है। ओजोन परत के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय समझौते और नीतियों में क्या क्या भूमि है। जैसे कि अगर रियो डी जनेरियो को हम देखें, जो कि ब्राज़ील में हुई थी 1992 में, ठीक है, उसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ऐसे समझौते के 2 उदाहरण प्रदान करें और यह बताए कि वे वैश्विक रूप से ओजोन कमी करने वाले पदार्थों को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो इसमें आप सजेशन दे सकते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। और इसके अलावा ये जो सेक्शन है पार्ट सी जो है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एसओएल स्टूडेंट। ठीक है, ये स्पेशल एसओएल स्टूडेंट के लिए है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको ये छूना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो एसएल स्टूडेंट है उनको ही छूना है, उन्हीं को करना है। जैसे कि इसमें भी सीधा ही दे दिया गया है कि डिफाइन, तो ये सीधे तौर पर आपको जो है छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैं अभी जो आगे बताने वाला हूँ वो इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोलॉजी वाला पूरा इकोसिस्टम इकोलॉजी वाला पूरा का पूरा चैप्टर आपको इसमें करवाऊंगा। ठीक है, और अगर हम ये देखें इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी इकोसिस्टम से क्वेश्चन आता है। इकोसिस्टम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम जो है बेसिकली इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि इसमें देखा है ब्रीफली डिस्कस वेरियस कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। तो इकोसिस्टम सर्विस से आ सकता है, इको जो केमिकल सर्विस केमिकल से आ सकता है, इकोसिस्टम से आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके शॉर्ट भी आते हैं, शॉर्ट नोट भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा जो है अगर हम इन्वायरमेंट की में जो पॉल्यूशन वाली बात करें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पॉल्यूशन वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी इकोसिस्टम वाला भी। ठीक है, तो आज जो हम बेसिक मैं क्वेश्चन जो बताया है इनके आंसर्स के तौर पर, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों पर संक्षेप में चर्चा करें। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है कि हम 2-3 क्वेश्चन से रिलेट करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र जो है यानी कि इकोसिस्टम जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। ठीक है, तो इकोसिस्टम में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके कॉन्सेप्ट को लेके, स्ट्रक्चर को लेके, पिरामिड्स को लेके और सक्सेशंस को लेके। ठीक है ना, अवधारणा, संरचना, पिरामिड और अनुक्रमण। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली हम देखेंगे, ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है बेसिकली 4 क्वेश्चन में इसमें हमें देखना है क्योंकि ये 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, इकोसिस्टम जो है 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हम देखेंगे वो है कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। और बायोटिक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाएगा आपसे कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, और बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या है। ठीक है, तो बायोटिक में अगर आपको पता है कि बायोटिक ये होता है, यानी कि बायोटिक को हम बोलते हैं जैविक। ठीक है, और एबायोटिक को हम बोलते हैं अजैविक। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, या एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम पिरामिड्स। ठीक है, तो बहुत सारे पिरामिड्स हैं। ठीक है, तो उन पिरामिड्स में हमें बेसिकली बताना है कि ये पिरामिड्स किस चीज के लिए पिरामिड है। ठीक है, और इसी तरीके से जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो परस्पर क्रिया की भूमिका क्या हो सकती है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है कि ये इकोसिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे जीव प्राणी हैं जो हमारे साथ रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों तरीके से। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, कर लेते हैं इसको, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में जो परितंत्र की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, विनियमन, परितंत्र के कार्य करने वाले
प्रत्येक घटक की भूमिका का पूरा विश्लेषण करना का शामिल किया जाता है। ठीक है, पारितंत्र के अंदर ये सभी चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे तो वो है यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र की अवधारणा। तो पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम पर्यावरण की बुनियादी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है और प्रकृति के सजीव और निर्जीव यानी कि ठीक है, इनकी सजीव भी और निर्जीव दोनों घटक एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्थित सजीव समुदाय की स्थापना करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इसी के, ये तो हो गया इकोसिस्टम। अब बात आ जाती है कि ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, तो आपको यही 2 लाइन की जो है डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है या डायरेक्ट जिस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसमें आपको दोनों चीजें लिखनी होंगी। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इट्स अ वेरी इजी टू स्टडी ऑफ अंडरस्टैंड टू स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम टू फ्लो चार्ट डिस्क्राइब। ठीक है, तो ये जो चार्ट बना हुआ है अगर हम इसको देखें तो इसमें इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और ए बायोटिक। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस बायोटिक में देखें तो बायोटिक के अंदर प्रोड्यूसर्स आते हैं, सेकंड में जो है कंज्यूमर्स है एंड थर्ड है डीकम्पोजर्स। ठीक है, इसी तरीके से ए बायोटिक के अंदर है जो है क्लाइमेटिक जो है फैक्टर्स हैं और एडिफिक फैक्टर्स हैं। तो इसी तरीके से अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स में देखें तो लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है और इसी तरीके से एडिफिक में एडिफिक फैक्टर जो है उसमें सॉइल है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी एक संरचना है। इसको यानी कि जो ये मैं बता रहा हूँ इसको आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये बनाना भी आ सकता है। तो आपको अगर ये डायग्राम बनाना आता है, ठीक है, ये डायग्राम याद है आपको, तो आप अच्छे से इस डायग्राम को बना पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें इन सभी को मैं थोड़ा थोड़ा सा एलिबरेट कर देता हूँ। जैसे कि इकोसिस्टम क्या है ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जिनको हम बोलते हैं जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंदर 3 चीजें आती हैं जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, सबसे पहले आते हैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही है प्रोड्यूसर्स, यानी कि इसको हम बोलते हैं ऑटोट्राफ। ठीक है, ऑटोट्राफ्स। तो ऑटो का मतलब होता है खुद से और ट्राफ मतलब होता है पोषण करना। ठीक है, जिनकी अगर हम देखें तो पौधे जो है अपना खाना किस तरह बनाते, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है, खाना जो भोजन बनाने की सामग्री है, ठीक है, हरे जैसे कि सभी हरे पौधे हैं, शैवाल है, ये क्या करते हैं ना कि खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें कि अगर हम देखें कि इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके इसमें मौजूद प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन की सामग्री बना सकते हैं। तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स। सेकंड है कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। उपभोक्ता भी एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर विषम पोषक जीव है। सभी जीव को भोजन के लिए या फिर ऊर्जा के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें 3 होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं जिनको हम बोलते हैं शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी में जैसे कि जो सिर्फ सीधे तौर पर पेड़ पौधे पौधों वगैरह को खाते हैं, वो किसी जानवर वगैरह को नहीं खाते हैं, जैसे कि टिड्डे हो गए, खरगोश हो गई, बकरी। ठीक है, ये सीधे तौर पर प्राथमिक उपभोग है। द्वितीय उपभोग यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स में यानी कि वो जो कि इनको खाते हैं। ठीक है, यानी कि टिड्डे, खरगोश, बकरी वगैरह। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें इसमें मेंढक, गीदड़, सांप आदि वगैरह आ जाते हैं। थर्ड टेरिटरी, तीसरी जो उपभोक्ता है वो जो है प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। इसमें जैसे कि अगर हम, ये मांसाहारी होते हैं मुख्य तौर पर, जैसे कि बाघ है, शेर है, गिद्ध है और बाज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोटिक। ठीक है, ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया इनके जैविक घटक। तो जैविक घटक क्या, ये आपका जैविक घटक हो गया। इसके बाद आ जाएगा इसी जैविक घटक के अंदर तीसरा कंपोनेंट है अपघटक।
अपघटक मतलब होता है डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए भोजन और ऊर्जा के लिए मृत जैविक पदार्थों पर अपरद पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये अपना किसी भी चीज़ को, जैसे कि केचुए वगैरह होते हैं ना, केचुए, कवक, बैक्टीरिया वगैरह, तो ये क्या करते हैं ना कि एक भू रासायनिक चक्र को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये अपना खाना जो है, और जो बिल्कुल एकदम डिकम्पोजर्स, ठीक है, एकदम कार्बनिक थिंग से ये अपना खाना बना लेते हैं। अगर हम ये पिक्चर देखें, पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि पिक्चर्स दे सकते हैं, जिस तरह की पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो इस पिक्चर में जो है पूरा का पूरा आपका जो उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक के बीच में क्या रिलेशन है। तो सोलर एनर्जी है, और सोलर एनर्जी, इसके बाद आप देखेंगे ये सब प्रोड्यूसर्स, फिर ये है कंज्यूमर्स, एंड द ये डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो अगर आपने जो मैंने ऊपर बताया कि प्रोड्यूसर्स क्या, डिकम्पोजर्स एंड कंज्यूमर्स, तो आप इसको इजीली डिफाइन कर पाएंगे। इसके बाद जो आ जाता है, ये है बेसिकली जो पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले विभिन्न उपभोक्ता। तो ये एक चार्ट है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि जो घास पारी तंत्र है, ठीक है, यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा, आप देख लेना। सिर्फ घास में जैसे कि टिड्डे, खरगोश वगैरह है, ये प्राथमिक है। वन में यानी कि फॉरेस्ट में अगर देखें तो कीड़े, मक्खियाँ, ठीक है, जो भी है, चमगादड़ वगैरह, नीलगाय, हाथी, जो भी आ सकता है, ठीक है। मरुस्थल एंड डेजर्ट में देखें तो कीड़े, चूहे, पक्षी, ऊँट, ठीक है। तालाब में देखें सागरीय पारितंत्र, यानी कि मरीन इकोसिस्टम में। तो ये चार्ट आपको याद कर लेना है बेसिकली, क्योंकि पूछा तो नहीं जाता, लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ भी लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि कौन किसके अंदर आता है। इसके अलावा आता है सेकंड कंपोनेंट, अजैविक, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में हम बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जलवायु कारक और मृदा कारक। जलवायु कारक जो है उनको हम क्लाइमेटिक फैक्टर, एंड जो मृदा कारक है उनको एडोफिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी में, यानी कि अजैविक घटक, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लाइमेटिक फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में जो फर्स्ट है वो है लाइट, यानी कि प्रकाश। तो लाइट, आप सभी को पता है कि लाइट जो है, सूर्य के प्रकाश के बिना जो है प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। इसी प्रकार से जो यह है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारकों में से एक है, और प्रकाश की मात्रा के साथ ही साथ गुणवत्ता का विभिन्न जीवों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि प्रकाश का पौधों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो आपको जैसे पता है कि भाई क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है, पौधों के वितरण के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो ताप है, ठीक है, इन सभी के लिए, यानी कि अगर पौधे को प्रकाश ही नहीं मिलेगा तो वो खाना कैसे बना पाएगा, ठीक है। खाना बनाने के लिए, यानी कि जो भोजन बनाने के लिए, उसके लिए आवश्यक है प्रकाश का। प्रकाश की अवधि भी इम्पोर्टेंट है कि कितनी अवधि तक। जैसे गर्मियों और सर्दियों के महीने के दौरान फूलों की जो प्रकृति होती है और अलग अलग होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने पिछले कुछ मूल सिद्धांत में सूर्य के प्रकाश से अनावृत्ति के आधार पर कुछ पौधों जो गर्मी के महीने में खिल सकते हैं वो लंबे दिन वाले पौधे होते हैं, और कुछ छोटे दिन वाले पौधे होते हैं जो सर्दियों के महीनों में खिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जानवरों को अगर देखें, जानवरों के ऊपर जो है प्रकाश का क्या महत्व है, तो बहुत सारी चीज़ों के तौर पर हम देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है उपाचयन, जैसे कि हम प्रकाश जानवरों की एंजाइमिक गतिविधियों को प्रभावित करके उनके फिजियोलॉजी का और उपाचय को नियंत्रित भी करता है, उनकी दृष्टि को, फिर उनके रंजकता और प्रजनन, ठीक है। इन सभी के ऊपर जो है
कहीं ना कहीं जो है प्रकाश एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे काम करता है, प्रकाश यानी कि लाइट। सेकंड जो है फैक्टर है वो है तापमान, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। सेम इसी तरीके से हम ये देखेंगे पौधों के ऊपर टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जिस तरीके से हमने लाइट को देखा उसी तरह टेम्परेचर को देखेंगे यानी कि तापमान को। तो उपापचय में, वृद्धि और विकास में, और ऊष्मीय स्थिरीकरण में, जो स्थिरीकरण है, तो इसमें भी बेसिकली उसी तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि इम्पोर्टेंस है प्रकाश का होना, तापमान का। पर जिस तरह प्रकाश का होना इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से तापमान यानी कि टेम्परेचर का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सेम उसी तरीके से जानवरों के ऊपर जो तापमान का क्या महत्व है, तो जैसे कि अगर हम देखें कि गर्म रक्त वाले, इनकी गर्म खून वाले, और शीत शीत रक्त वाले, इनके ठंडे खून वाले, ठीक है। तो जो जानवर है, जैसे कि अगर हम देखें कि बहुत से जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर जो अलग प्रकार के जानवरों की जो होते हैं वो अलग प्रकार के जानवर होते हैं, और ठंडे इलाकों में जानवरों की जो बनावट है और उनके रहने का तरीका है वो बहुत अलग है। तो जानवरों के ऊपर भी जो है तापमान का एक अलग ही महत्व पड़ता है। जैसे गर्म खून वाले जानवर अपने शरीर के तापमान को स्थिर स्तर पर बनाए रखते हैं, उनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ नहीं बदलता, जैसे कि स्तनधारी है, पक्षी है आदि है। जीवों के शरीर का तापमान जब पर्यावरण के तापमान के साथ बदलता है तो उन्हें ठंडे खून वाले जानवरों के रूप में जाना जाता है, जैसे कि मेंढक है। प्रवासन यानी कि माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी कि जानवरों के प्रवासन में तापमान भी एक प्रमुख कारण है। यानी जैसे कि आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जो बहुत सारे जानवर हैं वो जैसी ठंड होती है तो गर्म इलाकों की तरफ प्रवास कर लेते हैं, और जैसी उधर गर्मी होती है तो इधर ठंड वाले इलाके की तरफ प्रवास कर लेते हैं। तो उनको हम प्रवास इनके माइग्रेशन, माइग्रेशन भी एक इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है जल, जो एबायोटिक है यानी कि वाटर। तो आप सभी को पता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसीलिए जल एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण अजैविक कारक है। किसी क्षेत्र में मौजूद जल की मात्रा वहाँ विकसित होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को तय करती है। तो जल जिस तरह की आपको सब पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना जल के पूरा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा। और पौधों के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, खाना वगैरह हर चीज़ के लिए जल का इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। जल पौधों और जानवर दोनों के शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, और वर्षा के रूप में जल के भी पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। तो कुछ क्षेत्र आपने ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पर कम नमी वाले क्षेत्र होते हैं, कुछ जगह ज़्यादा नमी होती है। तो कुछ क्षेत्र कम नमी वाले क्षेत्र में उग सकते हैं कुछ पौधे जो है, ठीक है, कुछ पौधे जो है अधिक नमी वाले क्षेत्र में उग सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से सेकंड अगर हम देखें, सेकंड फर्स्ट वाला तो जो था क्लाइमेटिक था, क्लाइमेटिक, ठीक है। सेकंड है मुद्रा कारक यानी कि एडोफिक फैक्टर। तो एडोफिक फैक्टर में जो फर्स्ट फैक्टर है वो है किसका है, सॉइल का, ठीक है, यानी कि मिट्टी। ठीक है। मिट्टी आप सभी को पता है कि मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, और यह पौधों को बढ़ाने और जानवरों को उनके रहने के लिए एक स्थान प्रदान करती है। तो इसमें हम जो है सीधा डायग्राम पे जाएंगे, डायग्राम पर देखेंगे तो डायग्राम से सीधा क्वेश्चन भी, ये डायग्राम भी आ जाता है बहुत सी बार, और इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि सीधा पूछा जाएगा इसमें ओ का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, सी का और आर का। तो इसमें बेसिकली ओ जो है ऑर्गेनिक लैंड, जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है लैंड का, मिट्टी का, ठीक है, ये वाले जो क्षेत्र होता है ये ऑर्गेनिक होता है। इससे जस्ट जो नीचे वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं सरफेस, और ये जो बीच वाला एरिया हम देख रहे हैं इस वाले एरिया को जो है, इस एरिया को बोलते हैं सब सोयल, ठीक है। ये सबस्ट्रेंड एंड बेड रॉक, यानी कि जहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल एकदम पत्थर 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 आ जाते हैं उसको बेड रॉक बोला जाता है। तो इस तरीके से आर से बेड रॉक, सी से सबस्टैम, बी से सब सॉयल, ए से सरफेस,
और ओ से ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये आपको मोटे मोटे तौर पर देख लेना है। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसलिए मैं इस चैप्टर को पूरा करवा रहा हूँ, क्योंकि आप फिर वही आंसर वगैरह के लिए बोलते हैं। तो इसमें जो है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया था, उसी तरीके क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको जो बीच बीच में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो पता चल जाएंगे। जैसे कि इसमें है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और डैश घटकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसी क्वेश्चन को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। इंग्लिश में है कि द इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड डैश कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकंड इज एबायोटिक। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजैविक। ठीक है, और इंग्लिश में एबायोटिक। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि जल एक प्रकार का जैविक घटक है। तो ये गलत है। जल जो है क्या है, अजैविक घटक है, जो भी हमने अभी जस्ट पढ़ा है। इसके बाद बोल रहे कि अजैविक घटक का उदाहरण बताइए। तो अजैविक घटक का जो है ना उदाहरण, यानी कि एन एग्जांपल ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर वो सभी आते हैं, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट का उदाहरण में वायु। ठीक है, बायोटिक में ये सब आ जाएंगे। ठीक है, एबायोटिक में वायु। ठीक है, यानी कि एयर। थर्ड पूछ लिया जाता है कि भाई जो है जो मुद्रा प्रोफाइल है उसमें आर क्षितिज, ठीक है, हॉरिजॉन। तो जो आर है वो किसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि इसमें डायरेक्टली पूछ लिया भी जाता है कि भाई ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है, सी क्या, बी क्या, ए क्या, ओ क्या। ठीक है, तो इसमें आपको इनके नाम का पता होना चाहिए। तो इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप पूरे के पूरे मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो आर किसको करता है, बैड रॉक को। ठीक है, तो इसमें बैड रॉक आ जाएगा। फिर है डैश जानवर अपने शरीर के तापमान को एक स्थिर स्तर पर बनाए रखते हैं। तो वो स्तनध मेमल्स जो है ना, मेमल्स जो है अपने शरीर का जो तापमान है ना स्थिर बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है पारिस्थितिकीय पिरामिड जो है, जो कि फूड वगैरह वगैरह के बारे में बताया जाता है। इसमें जो सबसे पहले जो ये जो स्ट्रक्चर दिया था, ये दिया था चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, इसको एल्टेनियन पिरामिड भी बोला जाता है और फूड पिरामिड भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली तीन पिरामिड पढ़ेंगे, संख्या पिरामिड, बायोमास और ऊर्जा। संख्या को हम नंबर्स, बायोमास एंड ऊर्जा को एनर्जी। ठीक है, तो जो है सबसे शुरुआत में हम शुरुआत करेंगे संख्या पिरामिड से। तो संख्या पिरामिड जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह एक प्रकार का पिरामिड में जीवों की संख्या की गणना की जाती है और तदनुसार पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर के लिए संबंधित संख्या को दर्शाया जाता है। तो इसमें हम सीधा जो है आ जाते हैं डायग्राम पर। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे सीधे तौर पर कि बेसिकली बताना क्या चाहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कि ये चेन बनी हुई है, फूड चेन। तो जैसे कि हम सबसे नीचे अगर देखें, जैसे कि हमने बायोटिक और एबायोटिक में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने अब पिरामिड्स में पढ़ रहे हैं। तो सबसे नीचे क्या है, घास। तो घास जो है ये रैबिट दिखा रखा है, चूहा, और जो ये है टिड्ढा वगैरह जो भी। ठीक है, तो ये इसको खाते हैं और इनको ये खाते हैं, इनको ये। तो जो सबसे ऊपर जो है बाज है, गिद्ध है, जो भी। ठीक है, इसमें ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और इसके बाद ये कंज्यूमर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, और ये सेकेंडरी एंड थर्ड टर्टियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये जो है इसको खाएगा। ठीक है, ये इनको, ये इनको। ठीक है, तो ये पूरा एक फूड चेन चलती है। ठीक है, ये एक पारिस्थितिकी पिरामिड का आरेखीय निरूपण है। ठीक है, इस ये अगर आ जाए तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि इस ये जो घास है ये, इसको प्रोड्यूसर्स, ये जो है कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी और थर्ड कंज्यूमर्स। सेम इसी तरीके से हम बात करें नंबर की, संख्याओं का। तो जैसे कि इसमें अगर हम देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 प्रोड्यूसर्स ये खाएंगे।
ठीक है, ये 12 प्रोड्यूसर खाएंगे, ये इनको खाएंगे, ये इनको खाएंगे और ये एक इसको खाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 मोर 6 सांप हैं, फिर 6 मोर इतने चूहे खाएंगे, इतने चूहे इतने टिड्डों को खाएंगे। ये तो एक पूरा जो है स्ट्रक्चर बना हुआ। इसी तरीके से हम ये देखें कि जो है, जो बगुले होते हैं, फिर वो मछलियों को खाते हैं। तो एक एक बगुला 3 मछली, 3 मछली जो है उससे छोटी वाली जो है 9 मछली, 9 मछली हैं जो उनसे नीचे वाले जो सेवाल्स होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, तो ये संख्याओं के बारे में बताने की बात की जाती है। इसी तरीके से एक सीधा पिरामिड होता है, एक उल्टा पिरामिड होता है। तो ये उल्टा पिरामिड के बारे में है। तो उल्टा पिरामिड भी सेम उसी तरीके से है जैसे कि सीधा पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है जो पेड़ है जो वो नीचे आ जाता है, प्रोड्यूसर्स बात वही आ जाएंगी, प्रोड्यूसर्स सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर जो पक्षी वगैरह है, फिर उन पक्षियाँ जो हैं किसके ऊपर निर्भर है, वो किसी न किसी प्रकार के जो कीट्स वगैरह होते हैं, एंड वो उससे नीचे वालों पर। ठीक है, ये तो ये पिरामिड उल्टा हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंडरी आ जाता है बायोमास पिरामिड। तो वो संख्या पिरामिड था, ये है बायोमास पिरामिड। तो जो बायोमास पिरामिड है, ये पिरामिड किसी भी समय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषक स्तर पर मौजूद जानवरों और पौधों का कुल सूखा वजन या कुल जैविक भार को दर्शाता है। जैसे कि इसको भी हम सीधे जो है डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि एक शेर है, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, इसका वजन जो है 1 किलो है। ठीक है, फिर ये जो है इसका वजन 10 किलो है, इसका वजन, इनका वजन 100 किलो है, इनका वजन 1000 किलो है। ठीक है, तो ये वजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, दिखाया गया है कि आ, वो कितना खाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम थर्ड पे आ जाएंगे, ऊर्जा का पिरामिड। यानी कि ये पूरा एनर्जी सिस्टम के बारे में बताते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले जीवों के बीच ऊर्जा आवश्यक है, और ऊर्जा हस्तांतरण के लिए खाद्य श्रृंखला या खाद्य वेब तंत्र मौजूद है। यह पारिस्थितिकी पिरामिड का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि केवल 10% ऊर्जा के बाद ही ऊपरी पोषक स्तर के जीव को हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ये जो डायग्राम दिखाया गया है, जैसे कि इसमें 3 चीजें दिखाई गई हैं। पहली, एक पारिस्थितिकी पिरामिड में कुछ जीवों की स्थिति निश्चित नहीं होती। ठीक है, एक ही परितंत्र या एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम से भिन्न हो सकता है। ठीक है, दूसरा है पिरामिडों का जो अध्ययन करते समय मौसमी परिवर्तनों पर कोई विचार नहीं किया जाता। तो जैसे कि डिस्कस करते हैं तो बहुत से जो पिरामिड्स हैं वो डायरेक्टली बना दिए गए हैं, उनको ये देखा नहीं जाता है कि इसमें मौसम का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला जो पिरामिड है ऊर्जा के आधार पर संरचना और एक पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा के तौर पर हम जो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो प्रोड्यूसर्स है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, फिर थर्ड लेवल कंज्यूमर्स है। तो ये एनर्जी पिरामिड को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इनको खाएंगे, ये इनको खाएंगे, ये इनको खाएंगे, ये इस तरह। तो ये पूरा का पूरा जो पिरामिड है, ये जो बना है ये एनर्जी पिरामिड है। ठीक है, यानी कि एनर्जी के लिए, ठीक है ना, अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे को ये खाना खाते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट का बताया था, सेकंड में भी इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यानी कि 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऊपर हो चुके हैं। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों पर विशिष्टियों के बीच संबंधों का आरेखीय निरूपण क्या कहलाया जाता है। यानी कि जब हम खाद्य सिस्टम की बात करते हैं वो इकोलॉजिकल पिरामिड है। तो ये सब बात कर रहे हैं किस चीज की, इकोलॉजिकल पिरामिड की। सेकंड कह रहा है कि एक ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो जो ऊर्जा वाला पिरामिड होता है वो उल्टा हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल 10% ऊर्जा के बाद ही ऊपरी पोषक
स्तर पर जीव हस्तांतरित की जाते हैं, ये ठीक है, हाँ ये करते हैं, क्योंकि 10% के बाद ही दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी पिरामिड जो है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने इसका प्रतिपादन किया था। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनको तो बिल्कुल रट ले, बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है 99% की यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसके बाद है ऐसा कौन सा पिरामिड प्रत्येक स्तर की संख्याओं को दर्शाता है? तो प्रत्येक स्तर की जो संख्याओं को दर्शाता है वो है संख्याओं का पिरामिड। तो संख्याओं का पिरामिड जो है प्रत्येक स्तर की जो संख्या होती है उनको दर्शाता है, उसमें बताता है कि वो कैसे वर्क कर, कैसे कैसे उनकी संख्याओं के अकॉर्डिंग उनका खाना होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो कि पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी, वो आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर, यानी कि वंश क्रम के ऊपर। ठीक है, इकोलॉजिकल वंश क्रम। तो जो इकोलॉजिकल वंश क्रम है इसको जो दिया था सर्वप्रथम, वो दिया था रागनर हल्ट ने। हल्ट 1885 में इसको दिया था। ये प्रसिद्ध पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, और एक थे क्लेमेंट। ठीक है, इन्होंने इसको परिभाषित किया था। आप ये परिभाषा याद कर ले, अगर पूछे कि क्लेमेंट ने कौन सी परिभाषा दी है पारिस्थितिकी वंश क्रम के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में एक जैविक समुदाय दूसरे समुदाय को पूर्णतः विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये इसको परिभाषित किया था क्लेमेंट ने। इसके अलावा जो इसमें पारिस्थितिकी वंशानुक्रम की जो विशेषताएं होती हैं, यानी कि लॉजिकल सक्सेशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, वो ये हैं। पहला फीचर ये है, प्रजातियों के प्रकार और समुदायों एक व्यवस्थित प्रक्रिया में बदलते हैं। एक समुदाय की भौतिक संरचना वहाँ के जैविक कारकों और जैविक क्रियाओं से बदल जाती है। और तीसरा, अंत में उस क्षेत्र में एक स्थित परिस्थिति तंत्र की तंत्र जो है स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा वंश एक वन का जो वंश क्रम है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि ये सिर्फ नॉर्मल लैंड है। ठीक है, उसके बाद इस पे थोड़ा सा घास फूस आनी स्टार्ट हुई, फिर थोड़ा थोड़ा सा आप देखेंगे पूरा का पूरा जो है, फिर जो है ये वन बन गया पूरा, मतलब एकदम एक तरीके से जो पूरा फॉरेस्ट के तौर पे ये दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये फॉरेस्ट सक्सेशंस के बारे में पूरा का पूरा बताया हुआ है। ठीक है, कैसे इसमें क्लाइमेक्स फॉरेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें बताया हुआ है कि कैसे 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 होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इसके अंदर क्या क्या कारण है, कॉजेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशंस। तो फर्स्ट इज, प्रारंभिक कारण तो ये है कि ये मौजूदा आवास के विनाश के कारण होते हैं। उसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है जलवायु कारक, और दूसरा है जैविक कारक। तो जलवायु कारक यानी कि वो ये जलवायु कारक जो है, इसमें हम जो सबसे पहले देखेंगे वो ये है कि मिट्टी का क्षरण। ठीक है, मिट्टी जो है ना वो कटनी स्टार्ट हो जाती है, तेज हवा के कारण मिट्टी का जमाव। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक जगह से मिट्टी उड़ी और फिर हवा चली और फिर दूसरी जगह पर वो मिट्टी चली गई, जाके वहां पर फिर जमा होने लगा। लगातार बाढ़, भारी वर्षा, आग, सूखा, भूस्खलन, तेल जमाव आदि, ये सब ये जलवायु कारक है। किसके? ये है इकोलॉजी इकोलॉजिकल कॉजेस है सक्सेशंस के। तो उसमें पहला ये हो गया, और दूसरा जैविक है जिसमें हम वनों की कटाई, अतिचरण, झूम खेती। ठीक है, ये तीन कारण जैविक कारक है जिनके कारण ये कारण बनते हैं पारिस्थितिकी वंश क्रम के। ठीक है, सेकंड जो है, पहला हो गया प्रथम कारक यानी कि इनिशियल, सेकंड है सतत कारक यानी कि कॉन्टिन्यूस कॉजेस। कॉन्टिन्यूस कॉजेस में जो आता है वो ये है कि यह उस क्षेत्र की जनसंख्या संरचना में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।
ठीक है। इनके जनसंख्या संरचना के लिए उत्तरदायी कारक निम्न क्षेत्र में सुरक्षा के लिए प्रवास, शहरीकरण के कारण प्रवास और औद्योगिकरण के लिए प्रवास। इनकी जो माइग्रेशन है, ठीक है ना, कि बहुत सी जगह पर जो है शहरीकरण के लिए छोड़ के जाना पड़ता है, औद्योगिकरण के लिए छोड़ के जाना पड़ता है, बेहतर जीवन के लिए प्रवास किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जो है गांव में रहते हैं लेकिन वहां से आप अब अपनी एजुकेशन के लिए या फिर नौकरी के लिए शहर में आते हैं, तो वो माइग्रेशन होता है। ठीक है। उसके बाद है स्थिरीकरण के कारण जो स्टेबलाइजिंग कॉजेस जो है, उसमें हम देखेंगे कि कृषि के लिए भूमि की उर्वरकता के साथ साथ भोजन और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादकों की वृद्धि आदि को हम इसमें देखते हैं। इसके बाद हम सीधे जो है इनके टाइप्स पर आ जाते हैं। टाइप्स में अगर हम देखें तो इसको कई टाइप्स होते हैं। तो पहला जो है प्राइमरी सक्सेशंस जो है वो है प्राथमिक में जैसे यह बंजर क्षेत्र होते हैं, जैसे रेत के टीले हो गए, ज्वालामुखी विस्फोट जिन एरियो में होता है, ठीक है, चट्टाने आदि। एंड द सेकंड जो है वो ये है कि यहाँ पहले कोई जीवन था, ठीक है, वहाँ पहले कोई जीवन था लेकिन बाढ़ आ गया, अम्लीय वर्षा के कारण वो जो क्षेत्र है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और तीसरा जो यानी कि जो उसमें नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें देखेंगे ऑटोजेनिक वंशक्रम। ऑटोजेनिक का मतलब होता है, ऑटो का मतलब खुद से होता है स्वयं, एंड जेनिक का मतलब होता है उत्पाद। ये एक विशेष स्थान के विकासशील जैविक समुदाय स्वयं से वहां की स्थिति बदल लेते हैं, ठीक है, स्वयं से बदल लेते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट में क्या है, एलोजेनिक है। तो एलोजेनिक ये एक अजैविक कारकों का कारक होता है। एलोजेनिक जो है वितरण, एलोजेनिक वंशक्रम एक अजैविक कारकों द्वारा संचालित एक वंशक्रम है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, धूमकेतुओं का टकराना हो गया, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि पारितंत्र का आवास बदल जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट है प्रेरित वंशक्रम, ठीक है। यह एक मानव निर्मित प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे मानव जाति के लाभ के लिए विकसित किया गया। उदाहरण के लिए खेत में फसल की खेती, ठीक है। नेक्स्ट है स्वपोषी वंशक्रम, जब कोई स्थान अकार्बनिक पदार्थों में समृद्ध और कार्बनिक पदार्थों में कम होता है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में पौधे के वंशक्रम के विकास के लिए स्वपोषी वंशक्रम कहलाया जाता है। स्वपोषी के बाद आता है विषमपोषी। तो ये यदि एक वंशक्रम एक ऐसे क्षेत्र से शुरू होता है जो कि एक वन, कूड़े, सीवेज आदि जैसे कार्बनिक पदार्थों को समृद्ध होता है, वहाँ पर फंगस, मशरूम आदि वगैरह का वर्चस्व होता है। एंड द लास्ट है आठवां जो है वो है प्रतिगामी वंशक्रम। यानी कि इसमें देखा जाता है कभी कभी अत्यधिक जैविक हस्तक्षेप के कारण, ठीक है, अनुक्रमण आगे बढ़ने के बजाय जो है ना पीछे की ओर चला जाता है। उदाहरण के लिए वनों कटाई और अति वृद्धि के कारण वन समुदाय झाड़ीदार या चारागाह या बंजर भूमि में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता ही है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि नए नए शहरों को बसाने के लिए जो है वनों को काट दिया जा रहा है, जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ जो है अब फिर आर्टिफिशियल जो है खेती की जाती है, सब कुछ आर्टिफिशियल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वंश क्रम है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर चला जाता है। फिर इसमें भी सेम कुछ क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो पारिस्थितिकी अनुक्रम, इनकी जो इकोलॉजिकल सक्सेशंस है उसको किसने दिया है, तो वो दिया है हॉल्ट ने, ठीक है, हॉल्ट 1885 में। और प्रेरित अनुक्रम एक मानव निर्मित है, हाँ ये सही है, अभी हमने इसमें पढ़ा है। और तीसरा ये है कि जब उत्तराधिकारी आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर आता है, ठीक है, जैसे कि अभी इसमें पढ़ा ना हमने
प्रतिगामी वंशक्रम। तो प्रतिगामी वंशक्रम में क्या है कि इसमें जो है उत्तराधिकारी आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर आता है, जब हम जैसे ही ना वनों का एग्जांपल दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराधिकार में शामिल बुनियादी प्रक्रियाओं का क्रम। तो इसमें जो बुनियादी प्रक्रिया है उसमें आता है सबसे पहले अनावृत्ता, फिर आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, और प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो ये इसका एब्सोल्यूट फॉर्म है, इसका पूरा एक प्रक्रिया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के बारे में था। अब इकोसिस्टम का ही एक नेक्स्ट जो चैप्टर आता है जिसमें इसी का ही एक्सटेंशन है, वो है बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल जो है जैव भूमि रासायनिक चक्र। तो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक पारिस्थितिकी तंत्र जो कि जैविक के साथ साथ में भौतिक तंत्र भी इसमें बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम बेसिकली जो देखेंगे वो देखेंगे हम इसमें एक तो वायुमंडलीय पोषक चक्र, जैसे कि वायुमंडल में कौन कौन से पोषक चक्र होते हैं, जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। फिर इसी तरीके से हम एडिफिक पोषक चक्र देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का है, सल्फर का है और फास्फोरस का है। ठीक है, तो हम इनको सीधा पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अगर हम ये वायुमंडलीय पोषक चक्र देखें तो सबसे पहले जो जल चक्र है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का आवश्यक यौगिक है, जल एक आवश्यक यौगिक है, और पौधे भूमिगत जल को जड़ों के माध्यम से अपने ऊपरी या हवाई भागों में अवशोषित करते हैं। तो हम सीधे इस डायग्राम पे आ जाते हैं, और डायग्राम को अगर हम देखें तो ये जल चक्र है। ठीक है, ये जल चक्र हमने वैसे 8th क्लास से देखना स्टार्ट कर दिया ही होगा। जिन भी बच्चों ने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी है, 10th क्लास तक भी साइंस पढ़ी है, तो उनको जल चक्र, वायुमंडल चक्र के जितने भी चक्र होते हैं सब पता होंगे। ये जो है ये वाटर साइकिल है। ठीक है, इसमें वाटर साइकिल में पूरा इस तरह बताया, जैसे कि ये एरिया देखोगे ना तो ये है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। ठीक है, फिर ये जो वाटर है ये वाटर स्टोर इन ओशन। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर जाता है, वाष्प बनता है, वाष्प बनने के बाद फिर ये जो है बादलों में स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के बाद फिर ये वापस से जो क्या है वर्षा के रूप में जो है वापस से ही धरती पर आ जाता है। ठीक है, और ये वाटर जो है फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो दिखाया गया है। ठीक है, ये वाटर साइकिल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एक तरीके से पूरा सिस्टम को बताया गया कि कैसे जो है पानी जो है वाष्प बनकर, ठीक है, जब गर्म होता है पानी फिर उसको वो बादलों में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है कार्बनिक साइकिल। ठीक है, कार्बनिक साइकिल में भी अगर हम देखें तो कार्बनिक साइकिल जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों के लिए इसकी आवश्यकता होती है ताकि खाद्य सामग्री तैयार की जा सके, जो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में हेट्रोटॉफ के लिए भी होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरित होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों की श्वसन द्वारा, जो श्वसन होते हैं सांस के द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की परपटी भी कार्बनिक छोड़ती है। ठीक है, जो होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में मौजूद होती है। ठीक है, इसको भी हम सीधा डायग्राम के तौर पर देख सकते हैं। तो ये कार्बन साइकिल है। ठीक है, ये कार्बन साइकिल में जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये पूरा का पूरा जैसे कि यहाँ पर कोयल है, गैस है। ठीक है, तो ये पूरा एक कार्बनिक चक्र है। ठीक है, जिसमें कि हम ह्यूमन हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो पूरा पूरा एटमॉस्फेयर। तो इसमें ये पूरा दिखा रहेगा ना, ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये ओशन है। ठीक है, ये लैंड है, फिर यहाँ पर एनिमल्स वगैरह है, फूड वेब है। तो ये पूरा का पूरा दिखाया गया इसमें का कार्बन सर्कल। अब तीसरे सर्कल है ऑक्सीजन चक्र, यानी कि ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, सूक्ष्म हवा में
ये लगभग जो है 21% यानी कि 20.94 यानी कि 20.94% जो है ऑक्सीजन होता है। और सभी सजीवों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह नमी की मात्रा से भी जुड़ा होता है और यह पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे सरल लेकिन अपरिहार्य पोषक चक्र होता है। इसको भी हम जो है देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है एडेफिक पोषक चक्र, जिसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र में जो है 79% जो है वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय वायु का लगभग %% नाइट्रोजन होता है। तो 79% जो है क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है, किस तरीके से नाइट्रोजन वर्क करता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चक्र के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रोजन के बाद सल्फर चक्र। सल्फर चक्र जो है, ये सल्फर चक्र को आप देख रहे हैं पूरा, इसमें SO4 जो है वो सल्फर, फिर इसका जो सॉल्यूशन है, फिर पूरा इस तरीके H2S। तो ये पूरा पूरा जो है सल्फर चक्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको देख लेना। सल्फर चक्र जो है योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। एंड देन नेक्स्ट हम फास्फोरस चक्र की बात करेंगे। थर्ड जो है फास्फोरस चक्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो अजैविक प्रणाली की तुलना में पौधों और पशुओं निकायों की अधिक फास्फोरस उपलब्ध होता है। ठीक है, अजैविक प्रणाली में फास्फोरस चट्टानों और अन्य प्राकृतिक भंडारों में प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये फास्फोरस का चक्र है। जिस तरीके से हमने नाइट्रोजन का चक्र देखा, इस तरीके से लगभग जितने भी चक्र हैं ये बेसिकली कोई भी एक चक्र आपको ये डायग्राम दे सकते हैं। डायग्राम दे के फिर आपसे शॉर्ट नोट छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि भाई कितने, जैसे नाइट्रोजन में पूछा था कितनी नाइट्रोजन होती है, कितनी % होती है। फास्फोरस के का चक्र क्या 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 चीज़ें बताता है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसमें क्या है कि आपको फिर वही क्वेश्चंस वगैरह हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देख लें। इन क्वेश्चंस के मैं जो है इन जैसे कि जल चक्र के लिए प्रेरक बल, सौर विकिरण और जो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कुल विकिरण का है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप जो है देख लें, क्योंकि ये आपकी बुक में, जैसे ही मैं बुक से ही बता रहा हूँ आपको एसओएल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपको बुक मिली हुई है वो इनफ है, वही आपके लिए नोट है, वही आपके लिए सब कुछ है। अगर आपने इस बुक को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका पेपर में 100% पास हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा हम सीधे तौर पर अब आ जाते हैं फूड चेन पर। ठीक है, फूड चेन को हम सीधे तौर पर देखेंगे। फूड चेन में वो आ जाएगा ये फूड चेन में, इसमें जैसे कि पौधे हैं, पौधे के बाद प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर प्राथमिक के बाद द्वितीय और द्वितीय के बाद तृतीय। तो एक तो ये होती है ये, इसके बाद है पौधे हैं। ठीक है, पौधों के बाद शाकाहारी आता है, शाकाहारी के बाद मांसाहारी। ठीक है, तो इसको भी हम देख सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम देखें तो इसमें जो चराई वाले जो खाद्य श्रृंखला है और दूसरे हैं अपरद खाद्य श्रृंखलाएं। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम के तौर पर देखें तो ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पेपर जो है ना आपको अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी लिखना है। ठीक है, तो ये प्लांट जो है ये एक तरीके से ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, उसके बाद जो ये टिड्डा देख रहे हैं ये कंज्यूमर है। ठीक है, ये इसका कंज्यूमर है, ये इसका कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये इधर आएगा, इसको खाएगा, ये इसको। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीके से ये फूड चेन है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी फूड चेन को देखेंगे तो ये फूड चेन इस तरह से आ जाएगी। तो इस फूड चेन में अगर हम देखेंगे तो जो प्लांट वगैरह है, ठीक है, ये बकरी खाएगी। ठीक है, ये भी रैबिट भी यही खाएगा, माउस भी यही खाएगा। लेकिन इनको जो ये है, इनको ये खा रहे हैं, ये
ठीक है, ये इसको खा रहा है और ये इसको, ठीक है, यानी कि इसको और ये इसको। फिर इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जिस तरह की ये है और ये है, इनको लॉयन खा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक फूड सर्कल है, और फूड सर्कल जो है बैलेंस के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है वो है यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स, इकोसिस्टम के टाइप एंड सर्विसेज का। सर्विस को लेके और टाइप्स को लेके इकोसिस्टम में काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछे जा चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे भी देखा जाता है, ठीक है, शॉर्ट नोट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो इसमें जो है हमें बेसिकली टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हमें जो है सबसे पहला जो टाइप जो है वो है स्थलीय पारितंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि वन। फॉरेस्ट इकोसिस्टम तंत्र में मुख्य रूप से पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों और उनके निर्जीव पर्यावरण के समुदाय शामिल होते हैं। तो आपको ये पहले तीन चीज पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या आते हैं। पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो सामूहिक रूप से पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, जहाँ पेड़, झाड़ियाँ, लतार वाले, रेंगने वाले, ठीक है, पौधे जमीन वाले, तो ये एक दूसरे से ना फूड चेन बनी होती है, ठीक है। तो वन जो है ये वन वन जो इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वो अजैविक और निर्जीव घटक भी होते हैं। इसमें तापमान, वर्षा, स्थलीकृत मिट्टी आदि जैसे कारक भी शामिल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत में वनों के प्रकार। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में वनों के प्रकार। तो भारत में जो वनों के प्रकार है वो डिफरेंट डिफरेंट है, जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे भारत में वो है शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन जो है उच्च ऊंचाई वाले हिमालय जो पर्वतीय श्रृंखलाएं होती हैं, उसमें इस तरीके के जो वन है वो ऊंचे इलाकों में पाई जाती है। ये पहाड़ियाँ साल में कई महीने तक बर्फ से ढकी होती हैं और तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है, और इन जंगलों में आमतौर पर नीचे की ओर झुकी हुई शाखाएं वाले ऊंचे पेड़ होते हैं। सेकंड पे अगर हम देखेंगे चौड़ी पत्ती वाले वन, जो चौड़ी पत्ती वाले वन जो है जो वन के एक ऐसी श्रेणी में आते हैं जो सदाबहार वन है, पर्वतीय वन है, कांटेदार वन है, ठीक है, इनको हम जो है चौड़ी पत्ती वाले वन कहते हैं। तीसरा जो भारत में वन पाए जाते हैं उसमें पाए जाते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर मानसून के साथ साथ मध्यम वर्षा वाले होते हैं, और आंतरिक उच्च भूमि वाले क्षेत्र में डेक्कन प्रायद्वीपीय और पर्णपाती पर्णपाती वन, ठीक है, पाए जाते हैं। इसके बाद हम इसमें मैग्रोव वन देखेंगे। मैग्रोव वन जो कि उष्णकटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और तटीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ और झाड़ियां शामिल होती है। इसके बाद इसमें जो आते हैं सेकंड टाइप आता है इकोसिस्टम का। सेकंड टाइप आता है टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि टुंड्रा इकोसिस्टम। तो जो टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसको हम आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं, चरम उत्तरी अक्षांशों में पाए जाते हैं जहां मौसम के अनुसार बर्फ पिघलती है। और दूसरे अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई पर विशेष रूप से वृक्ष रेखा के रूप में पाया जाता है। उसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है घास मैदान, ठीक है, घास के जो मैदान होते हैं ग्रासलैंड्स। तो भूदृश्यों की एक विस्तृत विविधता जहाँ पर बिखरे वृक्षों के साथ घास की प्रजातियां
का प्रभुत्व होता है और घास के मैदान को अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर हम यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो मिडवेस्ट में पेरीज, और दक्षिण अमेरिका में पंपास, और मध्य यूरेशिया में स्टॉपिस, और अफ्रीका में सवाना। घास के मैदानों उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा वनों का सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ रेगिस्तान बनाने के लिए जहाँ अब रेगिस्तान बनने के लिए कम होते हैं। ठीक है, तो ये घासों के मैदानों के नाम है। बहुत सी बार पूछा जाता है घास के मैदानों के नाम बताओ, तो यूएस के अंदर जो है पेरिस, पंपास, और यूरेशिया में स्टेपिस, और अफ्रीका में सवाना, ये नाम है। इसके अलावा जो चौथा टाइप है इकोसिस्टम का, वो है मरुस्थलीय। ठीक है, एक रेगिस्तान एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो कम या बहुत कम प्रति वर्ष 12 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्राप्त करते हैं। भारत में रेगिस्तान और अर्ध शुष्क क्षेत्र पश्चिमी भारत का दक्कन क्षेत्र में पठार पाए जाते हैं। जैसे कि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है, राजस्थान का जो थार रेगिस्तान भारत का एक विशिष्ट रेगिस्तान का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें रेत के टीले हैं और इन क्षेत्रों में घिटपुट वर्षा होती है। वन में बहुत ही कम वर्षा के तौर पर इनमें देखा जाता है। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखेंगे जलीय इकोसिस्टम। ठीक है, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जैसे कि तालाब है, नदी है, ये सब चीज़ आ जाएंगी। तो पृथ्वी पर विविध प्रकार के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। सामान्य तौर पर जलीय पारितंत्र या पारितंत्रों को लवणता के आधार पर या उनके निम्न या उच्च स्तर के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो तालाब का जो इकोसिस्टम है, तालाब में सबसे छोटे और सरल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का उदाहरण है, जो सबसे छोटे तौर पर जलीय स्तर पर है। और कई तालाब पारिस्थितिकी तंत्र मानसून समाप्त होने के बाद सूख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मानसून आता है, बारिश होती है तो भर जाते हैं। जैसे ही मानसून खत्म और गर्मी पड़ना स्टार्ट होती है तो वैसे ही वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड है झील जिनकी लेक वगैरह जो है उनका जो इकोसिस्टम है। दूसरी और जो झीलें बड़े बड़े तौर पर स्थायी तालाबों की तरह काम करते हैं, क्योंकि झीलों में वर्षों तक जल भरा रहता है और शैवाल है, सूक्ष्म जीव है, और जीवों और शाकाहारी और मांसाहारी मछलियां दोनों झीलों कई खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा हम धाराएं और नदियां देखेंगे जो रिवर्स हैं। तो रिवर्स जो है ये इनकी बहता हुआ पानी जो होता है ना, उसको धाराएं और नदियों के तौर पर देखा जाता है। एक नदी की तुलना में एक स्ट्रीम आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, लेटिक जो है पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में लेटिक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े क्षेत्र के साथ पोषक तत्वों और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा जो चौथा प्रकार है वो है ज्वारन दमुख। ये खारे जल का पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है, जहाँ पर लवणता का स्तर जो है मध्यम वर्गीय होता है। यानी मीठे जल के जो पारितंत्र हैं कि अधिक और खारे जल के पारितंत्र से कम, यानी कि दोनों का मिला के एकदम मीडियम समझ लो। मीडियम स्तर का जो खारापन होता है ना, वो उसको हम ज्वारन दमुख बोलते हैं। इसके अलावा आ जाता है पांचवें में महासागर, यानी कि ओशन वगैरह जो है। हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, भारत में महासागर या समुद्री जो पारितंत्र है के उदाहरण है। और पृथ्वी की सतह पर 70% भाग महासागरों से घिरा हुआ है। और ये जो है पारितंत्र का अत्यंत गहरे और जीवित जीव 500 जो है 5000 मीटर से भी अधिक गहराई में पाए जाते हैं। लेकिन समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जो जीवों की जो घनत्व और विविधता अधिक पाई जाती है। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीठे जल के जो पारितंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ
0.5% है की तुलना में महासागरीय लवणता का जो स्तर ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो महासागर के अंदर जो लवणता का जो स्तर होता है वो 35 भाग प्रति 1000 भाग जल वजन के तौर पर मापा जाता है, जिसको 3.5% से बहुत अधिक होता है, ठीक है, या अधिक होता है, ठीक है, इसके तौर पर इसको मापा जाता है। इसके बाद आते हैं हम सीधा इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो ये है कि वन का जो पारितंत्र है एक प्रकार का जलीय पारितंत्र है। तो वन का जो पारितंत्र है वो जलीय नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, चारागाह पारितंत्र एक प्रकार का स्थलीय पारितंत्र है। तो ये जो चारागाह है वो स्थलीय है, तो ये जो वन है ये भी स्थलीय ही है, ठीक है, ये जलीय नहीं है, तो ये गलत हो गया पहले वाला, और दूसरे वाला सही हो गया। डैश घास के मैदान साल भर गर्म रहते हैं। तो घास के मैदान साल भर गर्म रहते हैं। तो जो स्टैपीज वाले है वो साल भर गर्म रहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है वो है जो इन घास के मैदानों में सामान्य डैश लंबाई की घास पाई जाती है। तो छोटी लंबाई की जो है घास पाई जाती है। और डैश लद्दाख में डैश मरुस्थल पाया जाता है। तो लद्दाख जो है कोल्ड यानी कि ठंडा, ठीक है, ऊंचाई पे हिमालय की ऊंचाई पर पठार भी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब और झीलें उदार पारितंत्र नहीं है, ये सही है, ठीक है। और महासागरों की लवणता जो है वो 35 भाग 1000 वजन के तौर पर मापी जाती है। और अरब सागर जो है समुद्री पारितंत्र का उदाहरण है। हाँ, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये जो है, और हिंद महासागर जो है, ये सब क्या है, समुद्री पारितंत्र के भाग है। इसके बाद अगर हम बात करें वो है इकोसिस्टम सर्विसेज की। इकोसिस्टम सर्विस में इनकी पारितंत्र सेवाएं। तो पारितंत्र सेवाओं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवाओं के मुख्य 4 प्रकारों को में वर्गीकरण किया जाता है, उन 4 प्रकारों के बारे में बताइए। तो 4 प्रकारों में जो सेवाओं को वर्गीकरण किया जाता है, सर्विसेज का वर्गीकरण किया जाता है, वो किया जाता है प्रोविजनिंग, फिर सेकेंड विनियमन, और तीसरी सांस्कृतिक, इनकी कल्चरल, और चौथी है सहायक सेवाएं। तो पहली अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनिंग सेवाएं, तो इसमें सामग्री और उत्पादन शामिल है जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि फल हो गया, सब्जी है, शहद है, मछली, समुद्री भोजन है, तो जो डायरेक्ट है, ठीक है। और सेकेंडरी में है वो है विनियमन सेवाएं। ये सेवाएं वे सेवाएं होती है जो मनुष्य पारितंत्र के बुनियादी कामकाज के रखरखाव के द्वारा प्राप्त करता है। इसमें हवा जल का शुद्धिकरण, जलवायु विनियमन, बाढ़ नियंत्रण, कार्बन भंडार, मिट्टी का टकराव की रोकथाम आदि, ये सब सेकेंडरी उसमें आ जाते हैं विनियमन में। थर्ड जो है सांस्कृतिक सेवाएं, इनकी कल्चरल सर्विसेज। तो मनुष्य जो है प्रकृति में रहते हैं और लगातार इसको प्रभावित करते रहते हैं, वे इसे बदलते हैं, और बदले में प्रकृति इन्हें बदल देती है, ठीक है। और प्राकृतिक सेवाएं जो है गैर भौतिक लाभ है जो लोगों के प्रति और सांस्कृतिक उन्नति में योगदान करती है। इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक संस्कृति पारितंत्र की भूमिका शामिल है। और जो चौथी और लास्ट सेवा है वो है सहायक सेवाएं। इन सेवाओं में ऐसी प्रक्रिया शामिल है जो कि पारितंत्र के निर्वहन के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि भू रासायनिक चक्र है, प्रकाश संश्लेषण है, मिट्टी का निर्माण है, जल चक्र है, आदि शामिल जो है इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है पारितंत्र का संरक्षण, यानी कि इसका जो है प्रिजर्वेशन, ठीक है, इसको कैसे सुरक्षित करना है, इसका संरक्षण करना है। तो उसमें आ जाता है हमारा सबसे पहले पारिस्थितिकी
बहाली, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ठीक है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, तो ये आंशिक रूप से या पूरी तरीके से खराब हो चुकी पारितंत्र को सुधार करने में सहायता करने की एक प्रणाली को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी बहाली कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो पारिस्थितिकी बहाली का अर्थ है कि पारिस्थितिकी तंत्र को पूर्व स्थिति या पूर्ण स्थिति में पुनर्स्थापित करना, जैसे वो पहले थी उसी स्थिति में उसको वापस से लाना, यही पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली कहलाई जाती है। इसमें हम इसके कई सारे पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य, जैसे कि वायु का शुद्धिकरण है, कार्बन डाइऑक्साइड का पृथक्करण है, जल का निष्पादन है। दूसरा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का खंडन है, जैसे प्रजातियों का संरक्षण, प्रजातियों की जो संरचना है और जो सामुदायिक संरचना है, तो इसमें हम जो देख और स्थिरता। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हम पुनर्वास, रिहेबिलिटेशंस। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि जो खराब भूमि को उसकी मूल स्थिति के बावजूद पूरी तरह से कार्यात्मक पारितंत्र में वापस करना। और दूसरा है उपचार। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव और पारितंत्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रदूषित पारितंत्र से भौतिक और जैविक तरीकों का उपयोग करके रासायनिक प्रदूषकों को साफ किया जाता है। एंड तीसरा सुधार है, सुधार यूनों की जो क्षतिग्रस्त हो चुका है उसको ठीक करना। एंड शमन, मिटिगेशन, इसे गिरावट के स्रोत के प्रभाव को कम करने के लिए बहाली और पुनर्वास या सुधार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि वायु और जल का शुद्धिकरण पारिस्थितिकी तंत्र की डैश सेवा है। ये सेवा का विनियमन है, सेवा का विनियमन ही पारिस्थितिकी तंत्र की सेवा है। डैश एक पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र की बहाली में सहायता करने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में आंशिक रूप से पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो अभी जिस तरह की हमने देखा था कि पूरी तरीके से जो खराब हो चुका था, ठीक है, और उसके लिए तो इसमें आ जाएगा हमारा पुनर्वास। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है कि एक अर्थ है खराब भूमि को उसी मूल स्थिति के बावजूद पूरी तरीके से कार्यात्मक पारिस्थितिकी तंत्र में वापस करना, लेकिन पूर्व भूमि उपयोग योजना के अनुसार। ठीक है, तो खराब भूमि वाला जो हमने देखा था उसमें इसका आंसर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा पुनर्वास। ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा पुनर्वास। तो ये हमारा जो है जो मैंने अभी बताया आपको वो इकोसिस्टम से, तो इकोसिस्टम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें आए, क्योंकि इसमें पूरा बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट्स भी हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 के, और 5 के बाद सीधा 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, स्किप करके देखी, तो बीच में जो मैंने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।